अगर आप लोग ये PDF नोट्स बाय करना चाहते हैं तो अभी हमारी वेबसाइट से डायरेक्ट इजी पैसा और जैज़ कैश पेमेंट से नोट्स डाउनलोड करें। ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर इंट्रोडक्शन से हम स्टार्टिंग करते हैं। द प्राइम मिनिस्टर इज़ द मोस्ट इम्पोर्टेंट पर्सन इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो बेसिकली यूके के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। जैसे कि पाकिस्तान की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान में जितने भी प्राइम मिनिस्टर रहे हैं ज़ाहिर है वो बड़े इंपॉर्टेंट इंसान है क्योंकि गवर्नमेंट का पूरा सिस्टम उनके हाथ में होता है। वैसे ही यूके के अंदर भी जो उनका प्राइम मिनिस्टर है वो गवर्नमेंट को चलाता है मेन, तो इसलिए इसके बारे में यहाँ पे ये लिखा है ही इज़ हेड ऑफ द कैबिनेट एंड द लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी इन द हाउस ऑफ कॉमन्स। यानी कि जो कैबिनेट, अगर आपने कैबिनेट की वीडियो नहीं देखी यहाँ टॉप पे मैं उसका लिंक लगा देती हूँ, लाजमी जाके देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है वो भी। कैबिनेट के अंदर क्या होता है कि प्राइम मिनिस्टर बैठा होता है और बाकी के मिनिस्टर बैठे होते हैं, तो प्राइम मिनिस्टर उस कैबिनेट का क्या होगा, हेड होगा, और साथ में यही प्राइम मिनिस्टर उस पार्टी का भी हेड होगा जिसको चुना गया होता है हाउस ऑफ कॉमन्स से। थोड़ा सा मैं पुरानी हिस्ट्री दोहरा देती हूँ कि क्या होता है हाउस ऑफ कॉमन्स में, कैसे चुना जाता है प्राइम मिनिस्टर को। देखें, जो पार्लियामेंट का हाउस है ना, यानी कि पार्लियामेंट का जो डिपार्टमेंट है उसमें दो हिस्से होते हैं, एक होता है अपर हाउस, एक होता है लोअर हाउस, ठीक है। अब यूके की पार्लियामेंट की अगर हम बात करें तो यूके के लोअर हाउस का नाम है हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ कॉमन्स में जितने भी मेंबर्स बैठे होते हैं वो सारे वोट लेके आते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान में भी इसी तरह एक अपर हाउस है, एक लोअर हाउस है, ठीक है। लोअर हाउस से ही सारे बंदों को चुना जाता है एज अ प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर। सेम चीज़ यूके में भी होती है, यानी कि हमारा जो पाकिस्तान का जो गवर्नमेंट सिस्टम है वो यूके से ही लिया गया है, यानी कि यूके वाला ही सिस्टम है। अब होता क्या है कि उस हाउस ऑफ कॉमन में जितने पार्टीज़ होती हैं, जैसे कि यहाँ पे इसी हाउस ऑफ कॉमन में एक पार्टी है नून लीग की, एक पार्टी है पीटीआई की, और वैसी ही बाकी पार्टीज, ठीक है। सपोज नून लीग और पीटीआई की बराबर के वोट्स हैं, बट पीटीआई के एक दो नंबर थोड़े ज़्यादा आ गए, यानी कि पीटीआई के वोट थोड़े ज़्यादा आ गए नून लीग से। अगर पीटीआई के वोट ज़्यादा हैं तो क्या हो जाएगा कि पीटीआई की पार्टी जीत जाएगी, फिर उसी हाउस ऑफ कॉमन के अंदर से उस पार्टी को ही चुना जाएगा एज अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर, ठीक है। यानी कि हाउस ऑफ कॉमन्स पार्लियामेंट के अंदर से ही, जो हाउस ऑफ कॉमन होगी लोअर हाउस, उसी के अंदर से जो मेंबर जो पार्टी जीतेगी उन्हीं जीती हुई पार्टी को जो है प्राइम मिनिस्टर और बाकी के मिनिस्टर्स के लिए चुना जाएगा। सही हो गया। तो ये हमने थोड़ी सी शॉर्ट हिस्ट्री जान ली कि हाउस ऑफ कॉमन से कैसे मेंबरों को चुना जाता है। ऑल अदर मिनिस्टर्स वर्क अंडर हिम, यानी कि जो प्राइम मिनिस्टर होगा ना उसी के अंडर बाकी के सारे मिनिस्टर्स जो हैं वर्क करेंगे। याद रखें बाकी के सारे मिनिस्टर भी सेम उसी पार्टी से ही होंगे जिस पार्टी से प्राइम मिनिस्टर को चुना गया। जैसे कि अगर पीटीआई के बंदे जीतेंगे तो सारे जो प्राइम मिनिस्टर है वो भी पीटीआई का होगा और बाकी के जो बंदे हैं वो भी पीटीआई के होंगे। सेम चीज़ नून लीग का, अगर कोई यहाँ पे नून लीग को फॉलो करने वाला कोई बंदा है तो वो बातें समझ गया होगा कि अगर नून लीग की पार्टी से जीतेगी जो पार्टी तो उसी के अंदर से ही सारे मिनिस्टरों को और प्राइम मिनिस्टर को चुना जाएगा। सही है, यही चीज़ यहाँ पे बताएगी है। ही हैज़ कंट्रोल ओवर गवर्नमेंट लॉज एंड पॉलिटिक्स। ये जो बंदा है प्राइम मिनिस्टर, इसका कंट्रोल गवर्नमेंट पे भी होता है, लॉ पे भी होता है और पॉलिसीज़ पे भी होता है। द होल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट वर्क्स अराउंड हिम। सारे गवर्नमेंट का सिस्टम इसी के इर्द गिर्द चल रहा होता है, यानी कि इस बंदे का सारा कंट्रोल गवर्नमेंट के हर काम पे होता है। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर हम बात करें तो ऑफिस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर वाज नॉट मेड एडवांस, कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है वो एकदम नहीं बनाया गया। इट ग्रू स्लोली विद टाइम, के वक्त के साथ साथ इनका ऑफिस बनाया गया था। इन द डे ऑफ द किंग जॉर्ज वन द किंग स्टॉप्ड अटेंडिंग कैबिनेट मीटिंग। जब किंग जॉर्ज वन था, जिनका जिक्र मैं ऑलरेडी कैबिनेट की उस वीडियो में बताया था कि किंग जॉर्ज वन के दौर में ना किंग्स ने कैबिनेट की मीटिंग करना छोड़ दी। अब कैबिनेट की मीटिंग क्यों की जाती थी, क्या था वो सारा, तो आपको कैबिनेट की जो वीडियो मैंने दिखाई थी थोड़ी देर पहले, लिंक वहाँ से जाके देखने तो आपको बाकी बातें पता चल जाएंगी। अच्छा, जब किंग ने ना मीटिंग जब अटेंड करना छोड़ दी तो किंग को लगा कि भाई मेरी जगह ना कोई और हेड होना चाहिए जो मेरी जगह पे एज अ हेड मीटिंग्स भी अटेंड करे, सारे गवर्नमेंट के मामलात भी हैंडल करे। तो ये सब के रीजंस के लिए प्राइम मिनिस्टर को चुना गया कि प्राइम मिनिस्टर एक ऐसा बंदा होना चाहिए जो कि तमाम मीटिंग्स भी अटेंड करे, तमाम चीज़ों को वो खुद मैनेज करे, ठीक है। इसलिए प्राइम मिनिस्टर को इस तरह से चुना गया जब किंग जॉर्ज ने मीटिंग अटेंड करना छोड़ दी ताकि कैबिनेट के ऑफिस को कंट्रोल किया जा सके। देखिए, कैबिनेट को अगर कंट्रोल रखने वाला कोई हेड नहीं होगा ना प्राइम मिनिस्टर जैसा, तो कैबिनेट को पता ही नहीं होगा काम कैसे करना है, ठीक है। तो कैबिनेट को कंट्रोल रखने के लिए हेड का होना जरूरी है। अब आप लोग सोच रहे हैं कि भाई कैबिनेट ऐसी क्या खासियत है कैबिनेट में। पहली बात तो ये है, यही कैबिनेट
में सारे मिनिस्टर्स और प्राइम मिनिस्टर बैठ के गवर्नमेंट को चलाने वाले सारे फैसले लेते हैं। तो अगर यहाँ पे अगर कोई हेड नहीं होगा तो बाकी मिनिस्टर्स को समझ ही नहीं आएगी कि हमने फंक्शन कैसे करना है, क्या काम करना है, ठीक है। दिस इज़ हाउ द ऑफिस वॉज क्रिएटेड। और इस तरह से कैबिनेट का जो ये ज़रूरी ऑफिस है जिसमें प्राइम मिनिस्टर को बनाया जाए, ये इसी तरह से बना जब लोगों ने देखा कि किंग्स ने मीटिंग अटेंड करना छोड़ दिया, तो उनको लगा कि क्यों ना अब किसी हम मेन बंदे को एज अ हेड बना दें, ठीक है, जो कि इन्हीं मिनिस्टरों में से किसी एक को वो हेड बना देंगे। यानी कि जो बाकी के मिनिस्टर्स होंगे ना, उन्हीं में से किसी एक को वो प्राइम मिनिस्टर के ओहदे पे, पोजीशन पे जो है रख देंगे कि ठीक है आप अपने मिनिस्टरों को खुद संभालें। यानी कि सारे 5-6 जितने भी मिनिस्टर्स हैं उसमें से किसी एक बंदे को हेड बना देंगे उनका। ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर। द ऑफिस ऑफ द ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर्स वाज नॉट क्रिएटेड लॉर्ड फर्स्ट। अच्छा, यहाँ पे सेम बातें लिखी हैं कि जो प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है यूके में वो एकदम से नहीं बना, बल्कि स्लोली टाइम लगा इसको बनने में। 1937 में अ लॉ फिक्स्ड हिज सैलरी एंड मेड द ऑफिशियल ऑफिस। 1937 का जो दौर था, ये जो साल था, इस साल में पहली दफ़ा एक लॉ बना जिसमें बताया गया कि इन प्राइम मिनिस्टर की कितनी सैलरी होनी चाहिए, ये सैलरी फिक्स कर दी गई और इसी साल में इनका ऑफिस भी प्रॉपर्ली बना दिया गया था, ठीक है। ये जो इस बंदे की तस्वीर आपको दिख रही है यहाँ स्क्रीन पे, इसका नाम है सर रॉबर्ट वॉलपोल, इज कॉल्ड द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ ब्रिटेन, ठीक है। ये वो बंदा था जो यूके का सबसे पहला प्राइम मिनिस्टर बना था, सही है। 1878 पे ये बना था। इन 1937 द पोस्ट वॉज फुली रिकग्नाइज्ड बाय लॉ। यानी कि 1878 में इनको प्राइम मिनिस्टर बनाया गया था पहला, और बाद में जब 1937 का दौर स्टार्ट हुआ, यही ईयर हमने थोड़ी देर पहले ऊपर पढ़ा कि 1937 के साल में प्रॉपरली लॉ बना दिया गया कि इन प्राइम मिनिस्टरों की क्या सैलरी होनी चाहिए और इनका एक ऑफिस जो है होना चाहिए। ये चीज़ प्रॉपरली इस साल में डिसाइड की गई, ठीक है। अब आता है मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अब प्राइम मिनिस्टर को कैसे चुना जाता है? सबसे पहले मैंने बताया कि एक पार्टी होती है जो वोट लेके जीतती है। अब जैसे कि पाकिस्तान में पीटीआई की पार्टी होती है, नून लीग की पार्टी है, पीपीपी और ऐसे बहुत सी पार्टीज़ हैं। वैसे यूके के अंदर 2 पार्टीज़ जो मेन है, उसमें एक है कंजर्वेटिव पार्टी, दूसरी है लेबर पार्टी। इन दोनों में से कोई एक पार्टी अगर जीतती है, उसी को ही लीडर यानी कि प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है, उसी पार्टी को, ठीक है। People of the country, the leader of the party with the most seats become prime minister। जैसे कि पाकिस्तानी सिस्टम में भी यही होता है कि जिस बंदे के सबसे ज़्यादा वोट आए होते हैं उसी को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। यहाँ पे भी सेम बात बताई जा रही है। क्वींस अपॉइंटमेंट। अच्छा, जिस बंदे को प्राइम मिनिस्टर चुन लिया जाता है ना, उसको क्वीन के पास भेज दिया जाता है, ठीक है। यानी कि जो वहाँ की क्वीन है या किंग इस वक्त मौजूद है, तो उसके सामने जो है इनको पेश किया जाता है चुने गए प्राइम मिनिस्टर को, ताकि क्वीन जो है इस प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंटमेंट दे दें, यानी कि जॉब पे बिठा दे। हु गेट्स दी वोट रिक्वायर्ड टू बिकम अ प्राइम मिनिस्टर। यानी कि क्वीन क्या करती है, वोटिंग करती है इस प्राइम मिनिस्टर पे। अगर ज़्यादा वोट्स इस बात पे आ गए कि हाँ ये प्राइम मिनिस्टर अपनी कुर्सी पे बैठ के गवर्नमेंट को चलाना शुरू कर दे, अगर वोट आ गए तो ठीक है, ये प्राइम मिनिस्टर उस कुर्सी पे बैठ के अपनी जॉब को स्टार्ट कर देगा। द लीडर ऑफ द अदर पार्टी बिकम द लीडर ऑफ द अपोजिशन। यहाँ पे ये कह रहे हैं कि जो हारी हुई पार्टी होती है, जिनके वोट्स नहीं आए होते इतने, वो अपोजिशन पार्टी बन जाती है। अब अपोजिशन पार्टी का क्या काम होता है कि जो पार्टी जीती गई होती है ना, उनको ये क्रिटिसाइज़ कर रहे होते हैं अपोजिशन वाली पार्टी। तो मतलब जो हारी हुई पार्टी है, अपोजिशन पार्टी जिसको कहते हैं, वो क्या करते हैं कि जीती हुई पार्टी को बार बार कहते हैं इन्होंने गवर्नमेंट सही से नहीं चलाई, इन्होंने गवर्नमेंट इस तरह से गलत चला दी है। यानी कि किसी ना किसी शक्ल में गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज़ करते हैं ताकि गवर्नमेंट अच्छे से काम करे। ये काम होता है इस अपोजिशन पार्टी का। अब आ जाता है सैलरी। तो आपने बताना है कि कोई ख़ास सैलरी डिसाइड नहीं की, लेकिन 1937 की अगर हम बात करें तो उस वक्त प्राइम मिनिस्टर की सैलरी 10,000 पाउंड फिक्स कर दी गई। लेकिन 1991 में क्या हुआ कि 10,000 से फिर बढ़ा के इनकी 50,000 पाउंड्स में कर दी गई, और साथ में एक्स्ट्रा खर्चों के लिए भी अलग से पैसे दिए गए। खैर, आप इंटरनेट से मज़ीद अपडेट्स यानी कि आजकल के दौर में क्या सैलरी है वो आप नेट से आप देख सकते हैं, ठीक है। टेन्योर की बात करें तो उनको 5 सालों के लिए चुना जाता है, ठीक है, उतने ही टाइम के लिए जितने टाइम के लिए हाउस ऑफ कॉमन्स को चुना जाता है। अगर आपने मेरी पार्लियामेंट की वीडियो नहीं देखी तो वहाँ पे जाके देख लें, उधर भी मैंने सेम बात बताई है कि हाउस ऑफ कॉमन 5 सालों के लिए इन मेंबरों को चुना जाता है, इन बंदों को। सेम ही तरह प्राइम मिनिस्टर को भी 5 साल के लिए जॉब पे चुना जाता है।
पोजीशन एंड फंक्शंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, इसमें हमने थोड़ी पावर्स का जिक्र करना है। अक्सर पेपर में पावर्स आ जाती हैं, आपसे पूछा जाता है कि व्हाट इज़ द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, तो तब भी हमने यही सारी बातें लिख देनी है। अगर पेपर में आ गया पोजीशन ऑफ प्राइम मिनिस्टर तब भी यही लिखना है आंसर, फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर तब भी सेम आंसर लिखना है। आपने कभी भी पेपर देख के घबराना नहीं है कि पेपर में पावर्स आ गई हैं, पोजीशन आ गई है, फंक्शन आ गया, बात सेम ही होती है बट लफ्ज़ चेंज है, यानी कि पावर्स, पोजीशन, फंक्शंस अलग है लेकिन बात सेम ही है, ठीक है। तो हमने ये सेम ही आंसर सारों में लिख देना जहाँ पे भी पावर्स, पोजीशन एंड फंक्शंस ऑफ प्राइम मिनिस्टर का पूछा जाए। सबसे पहले आपने बताना है कि इनकी पावर्स एंड फंक्शंस एंड पोजीशन ये है कि ये लीडर होते हैं हाउस के। हाउस कौन से? उसी हाउस के जहाँ से इनको चुना गया, यानी कि पार्लियामेंट का जो लोअर हाउस है, हाउस ऑफ कॉमन, उन्हीं के ये लीडर भी बन जाते हैं, ठीक है। लीडर ऑफ द कैबिनेट, ज़ाहिर है कैबिनेट के भी लीडर होते हैं, यानी कि बाकी के मिनिस्टरों को ये गाइड करते हैं, इंस्ट्रक्शन देते हैं कि मुल्क को कैसे चलाना है। पार्टी के भी लीडर होते हैं, यानी कि जिस पार्टी से इनको चुना गया उस ज़ाहिर है उसके ये लीडर होते हैं। नेशनल लीडर भी होते हैं। नेशनल लीडर का मतलब ये है कि जब ये एक दफ़ा प्राइम मिनिस्टर बन जाए तो पूरे मुल्क के ये लीडर होते हैं, पूरे मुल्क को ये चला रहे होते हैं। फिर आगे आता है लिंक विद द क्राउन। लिंक विद द क्राउन का मतलब ये है कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है ना, वो क्वीन के साथ या किंग के साथ इनका बड़ा अच्छे से लिंक होता है, या बड़े आसानी से क्वीन या किंग को अप्रोच कर लेते हैं, उनसे बात कर लेते हैं, यानी कि बड़ा आसानी से इनका लिंक होता है उनके साथ। फिर आ गया था चीफ एडवाइज़र। एडवाइज़र का मतलब होता है मशवरा देना, चीज़ों के बारे में बताना, सही है। तो ये एक चीफ एडवाइज़र है। चीफ का मतलब ये कि पूरे मुल्क को चलाने के लिए अच्छे से मशवरा देते हैं ये लोगों को, ठीक है। मिसाल के तौर पर अगर कोई ब्रिटिश का जो किंग है या क्वीन है, इनको भी यही मशवरा दे रहे होते हैं, ठीक है, इसलिए इनको चीफ एडवाइज़र कहा गया। साथ में अगर पार्लियामेंट कोई लॉ बना रहा है तो वहाँ पे भी यही एडवाइस कर रहे होते हैं पार्लियामेंट को कि आप इस तरह का लॉ नहीं बनाएं, उस तरह का लॉ बना दें। तो इस तरह से ये एडवाइस करने का काम भी करते हैं। फिर आगे आता है फॉरेन अफेयर्स। फॉरेन अफेयर्स का मतलब ये है कि दूसरे मुल्कों के साथ मीटिंग अटेंड करना, कॉन्फ्रेंस करना, ये सारे काम भी ये कर रहे होते हैं। हेड ऑफ सिविल सर्विस का मतलब ये है कि जो गवर्नमेंट के जितने भी डिपार्टमेंट हैं ना, उन सब के ये हेड होते हैं ताकि उन सबको कंट्रोल में रख सकें। अब हम आ जाते हैं कंट्रोल ओवर फाइनेंस के ऊपर। कंट्रोल ओवर फाइनेंस में हमने बताना है कि ही सुपरवाइज द कंट्रीज बजट एंड मनी मैटर्स, यानी कि कंट्री पे कितना पैसा लगना है, यानी कि जो लोग यूके में जो रह रहे हैं, जो टैक्स वगैरह देते हैं, उनके टैक्स के पैसों से प्राइम मिनिस्टर के ऊपर ड्यूटी बनती है कि लोगों के टैक्स के पैसों से मुल्क पे कितने पैसे लगाने हैं, ठीक है, यानी कि रोड्स बनानी है, ये सारी डेवलपमेंट करनी है, ये सारा बजट भी यही हैंडल कर रहे होते हैं। अब हम मज़ीद पावर्स, अगर आप पावर्स के अलग से भी हेडिंग देना चाहें तो ये वाला हिस्सा भी दे सकते हैं, ठीक है, कि इसमें आप बता सकते हैं कि ये लोगों को जॉब पे प्रमोशन देते हैं, लोगों को रिस्पेक्ट भी देते हैं, टाइटल भी देते हैं, रिवॉर्ड्स भी। इस लाइन का मतलब ये है ना कि अगर किसी बंदे ने कोई बहुत अच्छा काम किया है, कोई बहुत अच्छी इन्वेंशन बनाई है, जैसे कि पाकिस्तानी एग्जांपल देके बताती हूँ कि अगर एक लड़की है, उसने बहुत अच्छी तालीम हासिल की है और पूरी दुनिया में अपना नाम अगर बनाया है, तो हमारे मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जाके उस लड़की को रिवॉर्ड देता है, तोहफे देता है कि आपने हमारे मुल्क का नाम जो है रोशन किया। तो ये चीज़ यूके के भी प्राइम मिनिस्टर भी इसी तरह करते हैं कि उनके मुल्क में कोई बंदा अगर कोई अच्छा काम करता है ना, तो खुद जाके उसको तोहफा देते हैं, रिवॉर्ड देते हैं। तो ये चीज़ भी है। उसके अलावा अपॉइंटमेंट्स की बात करें तो डिफरेंट टॉप ऑफिसर्स और जॉब्स पे भी यही रखते हैं, यानी कि किसी जज को अगर जॉब पे रखना है तो ज़ाहिर है प्राइम मिनिस्टर ही रख रहा होता है, ठीक है। तो इसी तरह के जितने भी टॉप ऑफिस में बैठने वाले ऑफिसर्स हैं ना, उन सबको जॉब पे भी यही रखते हैं। रिमूवल का मतलब ये है कि ये अपने ही कैबिनेट में बैठे मिनिस्टरों को जॉब से निकाल भी सकते हैं, या किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी बंदा बैठा हुआ है ना गवर्नमेंट के, उसको भी वो जॉब से निकाल सकते हैं। अब आ जाती है बात इलेक्शन डेट्स की, कि अगर अगले इलेक्शंस करवाने हैं तो उसकी भी डेट यही अनाउंस करते हैं। रेजोल्यूशन ऑफ पार्लियामेंट का मतलब ये है कि जो लोअर हाउस है ना, उसको भी ये डिज़ोल्व यानी कि ख़त्म करवा सकता है क्राउन की मदद से, यानी कि किंग्स की मदद से। अब आ जाता है कंपैरिजन विद द यूएस प्रेसिडेंट, यानी कि जो यूएस कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो प्रेसिडेंट मौजूद है, जैसे कि अभी वहाँ पे डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट है इस वक्त यूएसए में, ठीक है। तो आपने यहाँ पे क्या करना है, यूके के प्राइम मिनिस्टर को यूएसए के प्रेसिडेंट के साथ कंपेयर कराना है, ठीक है। इलेक्शंस की बात करें तो यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है उसको डायरेक्टली इलेक्शंस के थ्रू चुना जाता है, लेकिन यूएसए का जो प्रेसिडेंट है उसको इनडायरेक्ट मेथड के थ्रू चुना जाता है। लॉ मेकिंग की बात करें तो जो ब्रिटिश यानी कि यूके का जो प्राइम मिनिस्टर है वो लॉ बनाने में बड़ी मदद करता है,
लेकिन यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो लॉ बनाने में मदद नहीं करता, लेकिन थोड़ा बहुत मशवरे दे सकता, लेकिन प्रॉपरली लॉ बनाने में इंटरफेयर नहीं करता जितना कि प्राइम मिनिस्टर करता है यूके का। अगर हम एग्जीक्यूटिव पावर्स की बात करें, यानी कि मुल्क को चलाने की पावर्स की बात करें, तो प्राइम मिनिस्टर के पास पावर्स होती हैं कि वो अपने कैबिनेट यानी कि गवर्नमेंट के चलाने वाले डिपार्टमेंट को कंट्रोल कर सकता है। सेम चीज़ जो है प्रेसिडेंट भी कर सकता है। लीडर ऑफ हाउस की अगर हम बात करें तो जो प्राइम मिनिस्टर है वो पार्लियामेंट के लोअर हाउस का लीडर भी होता है, लेकिन प्रेसिडेंट जो है यूएसए का वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं मौजूद। अगर टेन्योर की बात करें, टेन्योर का मतलब है कितने वक्त के लिए ऑफिस में रहते हैं, तो ब्रिटिश का जो प्राइम मिनिस्टर है वो 5 साल के लिए रहता है, यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो 4 साल के लिए रहता है। बस इतना सी बात है, ठीक है। कंक्लूजन आ जाता है, जो भी आपने ऊपर पढ़ा है वही शॉर्ट करके 3-4 लाइनों में कंक्लूजन में लिखना होता है। इतना ही था इस वीडियो में। खुदा हाफिज़। अगर आप सब मूवी के स्टाइल की तरह यूके एंड यूएसए कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो देखना चाहते हैं तो अभी दूसरे चैनल को सब्सक्राइब करें।